मोक्ष ने प्रसाद से कहा, मुझे तुम्हारी कंपनी के कुछ लोगों की मदद चाहिए होगी जो मेरे इस काम को अंजाम दे सकें। प्रसाद ने मोक्ष से कहा, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ध्यान रखना मोक्ष, किसी भी तरह से मेरी कंपनी और मेरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मोक्ष ने प्रसाद से कहा, मैं कोई भी प्लानिंग तुम्हारी तरह नहीं करता हूँ जो फेल हो जाए। मैं जो भी प्लानिंग करूँगा उसमें जीत मेरी ही होगी। प्रसाद ने अनमने ढंग से कहा, फिर ठीक है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मोक्ष ने कहा, अपनी कंपनी के कुछ लोगों को आध्या के ऑफिस भेजो जहां से हम आध्या को किडनैप करेंगे। प्रसाद ने मोक्ष की तरफ देखा और बोली, मैं जानती थी मोक्ष, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। तुम आध्या को उसके ऑफिस के बाहर से किडनैप करने की बात कर रहे हो, जो मुमकिन ही नहीं है। मोक्ष ने प्रसाद से कहा, मुझे अब नामुमकिन को ही मुमकिन बनाना है। मैंने अब बहुत छुप छुप कर खेल लिया, मुझे सीधे खेलना है। मैं तुम्हारी तरह पीछे से वार करने वालों में से नहीं हूँ। ऋषा मोक्ष की बातों और उसके रवैये के कारण काफी गुस्से में थी। पहले ही वो मोक्ष को कुछ ज्यादा नहीं मानती थी, लेकिन वो मोक्ष को एक मौका इसीलिए देना चाहती थी जिससे मोक्ष को ये एहसास हो जाए कि वो प्रिशा के बिना कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मोक्ष ने कुछ करने से पहले ही प्रिशा से ऐसी मदद मांग ली थी जो प्रिशा पूरी नहीं कर सकती थी। प्रिशा पहले तो नाराज हुई और फिर उसने समझाते हुए मोक्ष से कहा, मोक्ष, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि इससे मेरे लोगों को नुकसान होगा और मैं इतनी आसानी से अपने लोगों का नुकसान नहीं कर सकती हूँ। काफी देर मोक्ष ने प्रिशा को कन्विंस किया और उससे बताया कि वो इस काम को अंजाम देकर ही रहेगा और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी भी मोक्ष की ही रहेगी। काफी कहने के बाद प्रिशा मोक्ष की बात मान गई और अपने कुछ आदमियों को प्रिशा ने आध्या के ऑफिस के लिए भेज दिया जहां से उन्हें आध्या को किडनैप करना था। उधर जब आध्या अपनी कंपनी के लिए जा रही थी तब वो काफी परेशान थी और तभी उसे पता चला कि कंपनी से अब उसकी बॉस जा चुकी थी और अब कोई नया बॉस कंपनी में आ चुका था। आध्या जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि काफी सारी तैयारियां हो चुकी थी और सभी लोग अपने नए बॉस का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में कंपनी का नया मालिक वहां पर आया और सब लोग उसके आने की तैयारी में लग गए और जैसे ही आध्या ने कंपनी के नए मालिक को देखा वो हैरान रह गई। आध्या ने खुद से ही कहा, ये तो धैर्य है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? इस कंपनी का मालिक धैर्य? आध्या धैर्य को वहां पर देखकर दंग थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धैर्य वहां पर क्या कर रहा था और सब लोग उसे कंपनी का मालिक क्यों समझ रहे थे। आध्या ने मन में कहा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो धैर्य ने जरूर मुझे बताया होता। वहीं सभी लोग धैर्य का स्वागत करते हुए उसे ऑफिस के अंदर ले जाने लगे। सभी अपने नए बॉस का स्वागत कर रहे थे। आध्या ने मन में कहा, इसका मतलब तो ये है कि धैर्य ने मुझसे ये बात छुपाई, लेकिन आखिर धैर्य ने मुझे बात बताई क्यों नहीं? आध्या के दिमाग में कई तरह के प्रश्न चल रहे थे। वहीं ऑफिस के कुछ लोग आध्या को वहां पर मौजूद देख उस पर हंस रहे थे। उधर हॉस्पिटल में वीरा ने ऋषि से कहा, तुम भक्ति से हमेशा इसी तरीके से बात नहीं कर सकते हो। अगर तुम उसे सही से प्यार नहीं दे सकते हो तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उसे अपने पास रखने का। जैसे ही ऋषि ने वीरा के मुंह से ये बात सुनी, उसका पारा चढ़ गया और उसने कहा, तुम्हारी नजर भक्ति पर ही है, ये मैं पहले से ही जानता हूँ, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। और तुम मुझे तो कभी भी ये मत सिखाना कि मैं भक्ति को कितना प्यार करता हूँ, कितना नहीं, और मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। तुम सिर्फ अपनी चीजों पर ध्यान दो तो बेहतर है। वीरा ने ऋषि से कहा, मुझे अपनी चीजें बहुत अच्छे से पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है,
लेकिन इतने दिनों में मैंने ये तो देख ही लिया है कि भक्ति के साथ यहाँ पर कैसा बर्ताव होता है। ऋषि का दिमाग खराब करने के लिए इतना काफी था और ऋषि ने कहा, क्या बर्ताव होता है? भक्ति यहाँ पर खुश थी और हमेशा खुश रहेगी। कोई भी उसे मेरे पास से नहीं ले जा सकता है। जैसे ही उसने ऋषि के मुंह से भक्ति के खुश रहने की बात सुनी, वीरा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, ऋषि, तुम इतने अंधे हो जाओगे जब सच सामने होगा और नहीं देख पाओगे, ये मुझे नहीं पता था। अगर भक्ति को तुम्हारे पास अच्छा लग रहा होता तो वो मेरे पास रहने के लिए परेशान नहीं होती। तुम खुद भक्ति से ही पूछ लो ना, उसे कहाँ अच्छा लगता है और वो कहाँ रहना चाहती है। भक्ति चुपचाप खड़ी ऋषि और वीरा की लड़ाई को सुन रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब ऋषि और वीरा इस तरह से झगड़ते थे। जब ऋषि और वीरा काफी देर तक बहस करते रहे, तब कुछ देर बाद भक्ति जोर से चिल्लाई और बोली, शांत हो जाओ आप लोग, ऐसे तो बच्चे भी नहीं लड़ते हैं जैसे आप लोग लड़ते हो। ऋषि और वीरा दोनों भक्ति की तरफ देख रहे थे और भक्ति ने रोते हुए ऋषि से कहा, मुझे किसी एक के साथ नहीं रहना है, मुझे आप दोनों के साथ रहना है। मुझे किसी एक का प्यार नहीं चाहिए, मुझे आप दोनों का प्यार चाहिए। मेरे लिए आप दोनों लोग ही इम्पोर्टेंट हो और मुझे आप दोनों के साथ रहना है। जैसे ही ऋषि ने ये बात सुनी, उसने भक्ति पर चिल्लाते हुए कहा, कैसी बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है क्या बोले जा रही हो? भक्ति ने ऋषि की तरफ देखा और बोली, आपको अब मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है वीरा मेरी माँ है और मैं अपनी माँ के साथ ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर ऋषि हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब भक्ति को किसने बताया था। ऋषि का पूरा शक वीरा की तरफ था और उसने वीरा की तरफ गुस्से से भरी आंखों से देखा। ऋषि ने उस समय वीरा से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब देखा कि भक्ति ज्यादा जिद कर रही थी तो ऋषि ने कहा, तुम जो कह रही हो भक्ति, वो पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता जो तुम चाहती हो। भक्ति काफी परेशान थी और अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर ऋषि और वीरा दोनों ही परेशान हो गए और ऋषि ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर भक्ति को कुछ दवाई दी और वहीं ऋषि से कहा, भक्ति को इस वक्त आराम की जरूरत है और ध्यान रहे, आप लोग कोई भी ऐसी बात मत करिएगा जिससे उसे किसी प्रकार का कोई टेंशन हो या फिर वो फिर से पैनिक हो जाए। डॉक्टर के जाने के बाद वीरा ने ऋषि से कहा, क्या ऐसा पहली बार भक्ति के साथ हुआ है या पहले भी ऐसा होता था? ऋषि ने वीरा से कहा, भक्ति को हमेशा से ही पैनिक अटैक आता रहा है। न जाने क्यों बचपन से ही ऐसा ही है और ऐसा लगता है कि वो किसी चीज के कारण खुश नहीं है, कुछ है जो उसे परेशान करता रहता है। वीरा भक्ति की हालत देखकर काफी परेशान थी और उसने ऋषि से कहा, तुम भक्ति की देखभाल उस तरह से नहीं कर पा रहे हो। मैं भक्ति को अब अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, शायद वहां मेरे पास ही भक्ति पूरी तरह से खुश रहे। ऋषि ने साफ इनकार करते हुए कहा, भक्ति यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। मैं उसकी देखभाल एकदम सही तरीके से कर रहा हूँ और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने भक्ति को मुझसे कभी भी दूर करने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वहीं उधर आध्या ऑफिस में मौजूद थी और सभी लोग आध्या का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उसकी नौकरी जा चुकी थी। इसके अलावा सभी लोग आध्या पर इस बात के लिए हंस रहे थे कि एक तो उसकी नौकरी जा चुकी थी और ऊपर से अब उसे कंपनी को पैसे भी वापस करने थे। आध्या को ऑफिस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी धैर्य ने उसे अपने कैबिन में बुला लिया। आध्या धैर्य के बुलाने का ही इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो धैर्य के कैबिन में पहुंची, आध्या ने धैर्य से कहा, ये सब क्या है धैर्य? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सब क्या है? धैर्य आध्या के करीब आया
और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम शांत हो जाओ, रिलैक्स, सब पता चल जाएगा। आध्या ने अपने कंधे से धैर्य के हाथ हटाए और बोली, तुमने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। आखिर तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी प्लानिंग क्या थी? मुझे कुछ तो पता होना चाहिए था। हैरी ने आध्या से कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, और वैसे भी वो बॉस तुम्हें बेवजह फालतू में तंग कर रही थी, इसीलिए मैंने ये ऑफिस खरीद लिया। आध्या शॉक्ड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का रिएक्शन कैसे करे। तभी धैर्य ने आध्या को अपने पास बिठाया और बोला, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बस अब मैं तुम्हें ये जॉब फिर से ऑफर कर रहा हूँ और तुम जितनी जल्दी हो सके जॉब ज्वाइन कर लो। उधर धैर्य के कैबिन के बाहर सभी लड़कियां धैर्य के बारे में ही बात कर रही थी और बार बार धैर्य के कैबिन में किसी न किसी बहाने से आने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर आध्या को अच्छा नहीं लग रहा था और उसने गुस्से में कहा, जब मैं और तुम यहाँ पर बैठे हैं तो इन सबको तुम्हारे कैबिन में आने की जरूरत क्या है? हर एक छोटे से काम में इन लोगों को तुम्हारी अटेंशन चाहिए और तुम हो कि अरे जब काम हो तब आना चाहिए ना, जब देखो तब बॉस के कैबिन का दरवाजा नॉक कर दिया। हैरी दूर खड़ा हंस रहा था और वो समझ गया था कि आध्या जलन महसूस कर रही थी। शाम हो गई थी और ऑफिस से लगभग सभी लोग निकल गए थे। तभी धैर्य ने आध्या से कहा, आध्या तुम मेरे साथ ही घर के लिए चलना। आध्या ने धैर्य को साफ इनकार कर दिया और घर के लिए अपनी कार से निकल गई। उधर प्रताप राठौर जी को जैसे ही पता चला कि वीरा की हालत गंभीर है और वो अस्पताल में एडमिट है, प्रताप राठौर उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। क्या प्रताप राठौर दिव्या के द्वारा की गई हरकत से शर्मिंदा होंगे या फिर वो वीरा को ही धमकी देंगे?